गुड मॉर्निंग बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस रिंग कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। बेटा हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर कांस्टेंट फोर्स। उससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कवर हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फील्ड भी कवर हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग बेटा थोड़ा चर्चा करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर कांस्टेंट फोर्स। बेटा हम लोग थोड़ा सा कांस्टेंट फोर्स पर देखेंगे कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स के अंदर हमारा चार्ज पार्टिकल अगर या कोई नॉर्मल सा पार्टिकल भी अगर अंडर द कांस्टेंट फोर्स मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा पॉसिबल होगा। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आप ये समझ लीजिए, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। अगर बेटा फोर्स कांस्टेंट है तो केवल दो ही पाथ पॉसिबल हैं। अगर बेटा हमारा फोर्स कांस्टेंट है, if any particle or charge particle, mass particle moves under the constant force, then only two path will be possible. Only two path will be possible का मतलब फर्स्ट है लीनियर। बेटा पहला पाथ क्या पॉसिबल हो सकता है? लीनियर। एंड द बेटा सेकंड पाथ इज पैराबोला। बेटा इसके अलावा कोई भी थर्ड पाथ पॉसिबल नहीं है। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ particle moves under the constant force, then there will be two path. केवल दो ही पाथ पॉसिबल है। बेटा पहला पाथ हमारा लीनियर हो सकता है और दूसरा पाथ हमारा क्या हो सकता है? पैराबोला। सिंपल सा लॉजिक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अब लीनियर कब होगा? लीनियर में बेटा दो पार्ट होंगे। पहला, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर बेटा वेलोसिटी हमारी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फोर्स, अगर बेटा मतलब ए पार्ट, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू द फोर्स, फोर्स का मतलब है कि फोर्स के भी पैरेलल कह सकते हैं एक्सीलरेशन के भी, क्योंकि जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होगी। बी पार्ट में बेटा इफ वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू द फोर्स और एक्सीलरेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। बेसिकली हम लोग क्या चर्चा करते हैं? वेलोसिटी इज पैरेलल टू द एक्सीलरेशन। अगर बेटा वेलोसिटी एक्सीलरेशन के पैरेलल हो या वेलोसिटी इज पैरेलल टू द फोर्स, वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू द फोर्स, इन दोनों केसेस में, ये पहला केस है बेटा, इसके दो पार्ट बनते हैं। अगर बेटा हमारी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के पैरेलल है या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के एंटी पैरेलल है, तो दोनों केसेस में पाथ हमारा लीनियर होगा। और बेटा इसी का सब सेकंड पार्ट आता है, इफ पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इफ पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अगर u इज इक्वल टू 0 है तो भी बेटा पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा होगा? लीनियर होगा। बेटा बहुत ध्यान से समझिए, अंडर द कांस्टेंट फोर्स, बेटा इट इज नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हर उस जगह पर कंसेप्ट हमारा काम करेगा जहां पर बेटा फोर्स कैसा होगा? कांस्टेंट। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सिलेबस में कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू QE, तो फोर्स भी हमारा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो उसमें पाथ कौन कौन से पॉसिबल है? अगर हमने वेलोसिटी, अगर हमने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया तो भी पाथ कैसा? लीनियर। बेटा अगर हमने पार्टिकल को ऐसा रिलीज किया कि उसकी वेलोसिटी फोर्स के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो भी पाथ कैसा हुआ? लीनियर। अब बेटा बात करते हैं सेकंड केस की। बेटा अभी हम लोग इसको दोनों केसेस को डायग्राम से भी समझेंगे। इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस, इसके अलावा बेटा किसी भी केस में, इन एनी अदर केस पाथ ऑफ पार्टिकल इज पैराबोला। बेटा इसके अलावा किसी भी केस में पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? पैराबोला होगा। बेटा ध्यान से समझ लीजिए,
थीटा 90 होगा, 30 होगा, 60 होगा, 45 होगा, पाथ विल ऑलवेज बी पैराबोला। बेटा डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, फोर्स अगर बेटा हमारा कांस्टेंट है, बेटा मैं आपको एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं स्पेशली किसी आर्टिकल के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको एक यूनिवर्सल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसमें केवल दो ही पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लीनियर एंड द सेकंड वन इज पैराबोला। बेटा फर्स्ट वन इज लीनियर एंड सेकंड वन इज पैराबोला। लीनियर में दो कंडीशंस पॉसिबल है, अगर बेटा हमारी वेलोसिटी फोर्स के पैरेलल होगी या वो फोर्स के एंटी पैरेलल होगी, इन दोनों केसेस में पाथ कैसा बनेगा? लीनियर। अब बेटा हमारा या हम पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ें, अगर हम पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ेंगे तो भी पाथ कैसा होगा? लीनियर। अगर बेटा इन तीन आर्टिकल इसके और इसके अलावा कोई भी एंगल बन रहा हो, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल और रिलीज फ्रॉम रेस्ट के केस में लीनियर, बाकी सभी केसेस में पैराबोला। अब ये हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे बेटा हम लोग बात करें प्रोजेक्टाइल की, तो प्रोजेक्टाइल में केवल बेटा दो ही केस संभव है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड में एक फोर्स लगता है बेटा mg, और अगर आप ध्यान से देखें तो mg हमारा कैसा है? कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट g 9.8। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा हुआ? कांस्टेंट। और कांस्टेंट फोर्स में पाथ कैसा होगा? पैराबोला। अगर आपको बेटा फिगर याद हो तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि एक पार्टिकल है या बॉडी है, हमने उसको 60 डिग्री पर ऐसे फेंक दिया, फोर्स कैसा है? कांस्टेंट, एंगल कितना? 60, तो पाथ अपने आप कैसा हुआ? पैराबोला। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो अगर वेलोसिटी फोर्स के पैरेलल है या वेलोसिटी फोर्स के एंटी पैरेलल है तो लीनियर पाथ। वेलोसिटी जीरो मतलब चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया गया तो भी बेटा कितना होगा? लीनियर। और इसके अलावा और कोई भी केस होगा तो बेटा पाथ कैसा बनेगा? हमेशा पैराबोला। इट इज अ एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे कि ग्रेविटी फोर्स लगता था mg, याद करिए ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगता था 60, 45, 30, किसी भी एंगल पर हम लोग फोर्स फेंकते थे तो हमको पता चलता था y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा। इट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पैराबोला। y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा। इसका हम लोग इसी में एक और पाथ पढ़ते हैं, y = x tan थीटा 1 - x/r। दोनों किसके इक्वेशन होते थे बेटा? पैराबोला के। ये हम लोग ने 11th में पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो बेटा यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा इधर देखिए, पहला केस है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज में, if electric field lines are parallel and equidistant, if electric field lines are parallel and equidistant then it represents uniform electric field. Beta these are electric field lines. ये बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है, जिसकी वजह से ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई यूनिफॉर्म समझते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी E0 है, मान ले बेटा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है? E0 है। हमने मान लिया कि ये एक रीजन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कितनी बेटा? E0। हमने बेटा इसमें एक चार्ज पार्टिकल छोड़ा, प्रोटॉन। ध्यान से देखिएगा, दिस इज प्रोटॉन। प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बेटा फोर्स ऑन प्रोटॉन, ध्यान से देखिए, फोर्स ऑन प्रोटॉन F = QE। ठीक है भाई, F = QE, E की जगह पे E0। तो बेटा ये भी कांस्टेंट, प्रोटॉन का चार्ज भी कांस्टेंट, जिसकी वजह से बेटा हमें फोर्स भी कैसा मिला? कांस्टेंट। और कांस्टेंट फोर्स में पाथ कैसा हो सकता है? या तो लीनियर और या तो हमारा बेटा पैराबोला। तो हमने इसको रिलीज किया बेटा, u = 0। हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी u से क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। अब बेटा जैसे ही हमने इसको रिलीज किया तो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज पर
जो भी फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जैसे ही रिलीज करेंगे तो ये इधर निकल जाएगा फोर्स लगने की वजह से। इसका पाथ कैसा होगा बेटा? इसका पाथ अपने आप आपको समझ में आना चाहिए कि इसका पाथ कैसा होगा, लीनियर। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने बेटा इसको रिलीज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अभी मैंने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी कैसा लगेगा, प्रोटॉन में लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट कांस्टेंट। और अंडर द कांस्टेंट फोर्स if initial velocity will be zero, that means if particle is released then its path will always be linear। चलिए भाई, बहुत अच्छा। दूसरा देखते हैं बेटा, बिल्कुल सेम लॉजिक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, दिस इज ई नॉट। अब की बार बेटा हमने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल लिया, इलेक्ट्रॉन। दिस चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा? तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन नॉर्मल है। अरे भाई, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इजीली F इज इक्वल टू Q कैपिटल ई नॉट। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ई नॉट कैसा है बेटा? कांस्टेंट। अरे भाई यूनिफॉर्म, बेटा आप लोग यूनिफॉर्म समझ रहे हो ना? अगर फील्ड लाइंस पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट हैं तो ये हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम कांस्टेंट है। तो फोर्स भी कैसा हुआ बेटा? कांस्टेंट हो गया। चलिए कोई बात नहीं भाई, अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया तो पाथ कैसा हो सकता है, लीनियर या पैराबोला। हमने यहाँ पर इसको रिलीज किया तो इसका पाथ कैसा होगा, लीनियर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इसलिए ये इधर मूव कर जाएगा ड्यू टू द फोर्स। क्लियर बेटा? अरे कोई समस्या? तो ये लॉजिक होता है बेटा लीनियर पाथ का। अगर आपने किसी भी पार्टिकल को अंडर द कांस्टेंट फोर्स, अगर आपने पार्टिकल को रिलीज किया, रिलीज का मतलब U इज इक्वल टू 0, तो बेटा उसका पाथ हमेशा कैसा होगा, लीनियर होगा। अगर आप किसी भी पार्टिकल को यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट फोर्स के अंदर कांस्टेंट फोर्स के अंदर फोर्स के पैरेलल या फोर्स के एंटी पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो भी उसका पाथ कैसा होगा बेटा, लीनियर होगा। इन एनी अदर केस द पाथ विल बी पैराबोला। अब बेटा जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था, या जेई या बीएचयू या किसी एग्जाम का एक क्वेश्चन है, शायद बीएचयू का है बेटा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन है particle moves under the action of force F is equal to 3I cap plus 4J cap and velocity of particle is v vector is equal to माइनस का 6I माइनस 8J कैप, माइनस का 6I माइनस 8J कैप, देन पाथ विल बी, पहला ऑप्शन था बेटा पैराबोला, सेकंड ऑप्शन था बेटा इलिप्स, थर्ड ऑप्शन था बेटा सर्कल और फोर्थ ऑप्शन था लीनियर। थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान से देखना है बेटा, कुछ नहीं करना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ाया है। ये पार्ट बेटा आपको जल्दी नहीं मिलेगा। मैंने स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ाया है, स्पेशली फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पढ़ाया, मैंने आपको स्पेशली फॉर कांस्टेंट फोर्स पढ़ाया। अब बेटा यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बेटा F इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 3I प्लस 4J। मैं बेटा आपसे बोलूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आएगा 5 न्यूटन। तो बेटा फोर्स हो गया 5 न्यूटन, और यहाँ से हमको समझ में आना चाहिए कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो फोर्स तो कांस्टेंट है, दिस इज क्लियर। अब जरा वेलोसिटी पे देख लेते हैं।
बेटा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, -6i -8j। बेटा -3 अगर कॉमन ले लें, सॉरी -2, बेटा अगर आप -2 कॉमन ले लें तो 3i + 4j बचेगा। क्लियर बेटा? तो v = -2, और ये अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फोर्स लिखा हुआ है। बेटा वेलोसिटी वेक्टर से -2 कॉमन लिया, 3i + 4j, एंड 3i + 4j इज अ फोर्स। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो v = n f वेक्टर, इससे कंपेयर कराएंगे तो n कैसा इंटीजर है बेटा, नेगेटिव। देयरफॉर वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल, वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू द फोर्स। तो बेटा पाथ कैसा हुआ, पैराबोला। अब बेटा ये तो पता होगा ना, a वेक्टर इज इक्वल टू एन बी वेक्टर। अगर n पॉजिटिव है तो a और b पैरेलल, a वेक्टर इज इक्वल टू एन बी वेक्टर में n नेगेटिव है तो a एंड b आर एंटी पैरेलल। तो बेटा यहाँ v वेक्टर इज इक्वल टू n इंटू f वेक्टर, इससे कंपेयर कराएंगे तो n कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो v और f कैसे हुए, एंटी पैरेलल। अगर बेटा यहाँ पर n मिलता पॉजिटिव तो v और f कैसे होते, पैरेलल। लेकिन दोनों ही केसेस में पाथ कैसा होता, सॉरी दोनों ही केसेस में पाथ कैसा होता है बेटा, लीनियर। क्योंकि अगर वेलोसिटी फोर्स के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो दोनों ही केसेस में पाथ बेटा कैसा होता, लीनियर होता। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमको पता चल गया कि ये पाथ कैसा होगा, लीनियर। तो अब आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि अगर फोर्स कांस्टेंट है और वेलोसिटी फोर्स के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो या रेस्ट से पार्टिकल रिलीज किया जाए तो पाथ विल ऑलवेज बी लीनियर। चलिए बेटा, अब मान लीजिए इसी में दूसरा केस आ जाता कि सेकंड पार्ट में आपसे बोला जाता कि सपोज दैट वेलोसिटी आपको दे दी जाती 10। ये बेटा सेकंड क्वेश्चन है, फोर्स यही रहता, मान लो वेलोसिटी हम दे देते i + j। तो यहाँ पर बेटा वेलोसिटी ना ही फोर्स के पैरेलल है, ना ही वेलोसिटी एंटी पैरेलल है, ना ही पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, लेकिन फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। तो बेटा पाथ कैसा हो जाता, पैराबोला। तो क्लियर है भाई? बेटा वेलोसिटी इस केस में वेलोसिटी फोर्स के पैरेलल भी नहीं है, वेलोसिटी फोर्स के एंटी पैरेलल भी नहीं है, लेकिन फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। तो पाथ अब की बार कैसा मिलेगा बेटा, पैराबोला। मैंने आपको पढ़ाया पैरेलल, एंटी पैरेलल, रेस्ट, इन तीनों पर पाथ लीनियर, अदरवाइज कोई भी केस हो पाथ विल ऑलवेज बी पैराबोला। क्लियर? अच्छे से देखो, जो भी क्वेश्चंस आपने 11th में पैराबोला में पढ़े हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में कांस्टेंट फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अंडर द कांस्टेंट फोर्स उधर भी पाथ पैराबोला हो सकता था, अंडर द कांस्टेंट फोर्स इधर भी पाथ पैराबोला हो सकता है। तो जो क्वेश्चंस वहां बन सकते थे सेम क्वेश्चंस यहां बनेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लगाने को देते हैं, बेटा ध्यान से देखिएगा। ये बेटा हमारी दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, और बेटा एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक प्लेट, इसकी डिस्टेंस है बेटा सपोज दैट l, मान लीजिए इसकी प्लेट्स की लेंथ क्या है l, और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्या है d। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक चार्ज पार्टिकल q, एक चार्ज पार्टिकल है हमारा q, उसको हमने यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया अलोंग द x एक्सिस विद वेलोसिटी u। क्वेश्चन समझिएगा, ये दो मेटेलिक प्लेट्स हैं बेटा। अगर आप बहुत अच्छे से बनाना चाहें तो ये फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये दो बेटा हमारी मेटेलिक प्लेट्स हैं, एक मेटेलिक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी मेटेलिक प्लेट पे बेटा, एक पॉजिटिव मेटेलिक प्लेट पर पॉजिटिव है और दूसरी पॉजिटिव मेटेलिक प्लेट पर नेगेटिव है। आगे हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है नेक्स्ट चैप्टर में। अब इस पर पॉजिटिव है और इस पर नेगेटिव है, तो अंडरस्टूड है कि बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी, और दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग सिग्मा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है,
इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिलहाल आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझिएगा बेटा, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? दिस इज सिग्मा इज कॉल्ड, ये हमें आगे पढ़ना है बेटा अभी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो ई इज इक्वल टू, इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे, ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एप्सिलॉन नॉट सभी लोग जानते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, और प्लेट लेंथ कितनी है बेटा? एल। प्लेट लेंथ हमारी कितनी है? एल। बोला गया है मिड पॉइंट से, प्लेट्स के मिड पॉइंट से एक पार्टिकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल फेंका गया, अलोंग द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u so that particle does not strikes with plate, so that particle does not strikes with plate। क्वेश्चन ये है बेटा, u मिनिमम आपको फाइंड करना है, you have to find u मिनिमम, लेकिन उसमें एक कंडीशन दी गई है, वेलोसिटी की वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करिए जिस पर पार्टिकल हमारा प्लेट से स्ट्राइक ना करे। अब बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? डाउनवर्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू QE, और वो भी क्या होगा? डाउनवर्ड। पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स भी कांस्टेंट, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90। तो बेटा ना ही वेलोसिटी पैरेलल है फोर्स के, ना ही वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर है, और ना ही पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। इसका मतलब है कि पाथ लीनियर नहीं होगा। अब लीनियर नहीं होगा तो कांस्टेंट फोर्स में दूसरा पाथ क्या होगा? पैराबोला होगा। तो बेटा पैराबोला होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव की तरफ ऐसे चला जाएगा। इट इज अ पाथ ऑफ पैराबोला या पाथ ऑफ पार्टिकल। बेटा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कांस्टेंट, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, मतलब ना ही पैरेलल है, ना ही एंटी पैरेलल है, ना ही पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, तो लीनियर तो हो ही नहीं सकता। तो बेटा पाथ कैसा होगा हमारा? पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक, पैराबोला का मतलब ये नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव, तो नेगेटिव की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, बेटा मैं ये सिर्फ रिव्यू कर रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये डिस्टेंस कितनी? d/2। बेटा ध्यान से देखो, ये d/2 है, ये वेलोसिटी है। ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी थी, ऐसे ही तो जा रहा है पार्टिकल। ये हम लोग बेटा रेंज लेते थे तो भाई, अरे यही तो रेंज लेते थे, सेम फिगर तो हमारा ऐसे ही बन रहा है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u so that particle does not strikes। पार्टिकल को प्लेट से नहीं टकराना है, मतलब पार्टिकल की जो रेंज हो वो हमेशा प्लेट से बड़ी हो। मान लीजिए पार्टिकल की रेंज है L से कम, तो पार्टिकल यहाँ टकरा जाएगा प्लेट से। अगर बेटा पार्टिकल, ध्यान से देखिए, अगर पार्टिकल प्लेट से नहीं टकराएगा, इसका मतलब है कि उसकी रेंज हमेशा L से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। मान लो रेंज आ गई L से छोटी, तो पार्टिकल खट से यहीं गिर जाएगा, टकरा जाएगा। तो क्या लिखेंगे? फॉर नो स्ट्राइक, फॉर नो स्ट्राइक विद प्लेट, फॉर नो स्ट्राइक विद प्लेट, फॉर नो स्ट्राइक विद प्लेट। क्लियर बेटा? अरे समझ लीजिए, R मस्ट बी ग्रेटर देन L।
और ये r होता है, याद करिए ये h हाइट से फेंकते थे, r बराबर फॉर्मूला लगाते थे u इंटू टी, r का फॉर्मूला बेटा। अब इट इज अ कंसेप्ट ऑफ 11th, प्योर कंसेप्ट 11th का है प्रोजेक्टाइल मोशन का, मैंने स्पेशली पढ़ाया है प्रोजेक्शन फ्रॉम एनी हाइट, उसका सेकंड केस है ये। प्रोजेक्शन फ्रॉम एनी हाइट का फर्स्ट केस है ऐसे फेंकना, सेकंड केस है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में फॉर्मूला ये लगता है बेटा, और बेटा इधर देखिए फिर से समझिए, h बराबर, इसमें दो फॉर्मूले लगते हैं बेटा, r बराबर u इंटू टी। तो बेटा r बराबर u इंटू टी हमने इसमें लगाया, ये ग्रेटर देन l हुआ। बहुत अच्छे से बेटा ध्यान से समझिए, फिर से समझिए क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट पार्टिकल डज नॉट स्ट्राइक्स विद प्लेट। बेटा अगर पार्टिकल प्लेट से नहीं टकराएगा, इसका मतलब उसकी रेंज जो है वो L से क्या होगी, बड़ी। बेटा ये प्रोजेक्शन फ्रॉम एनी हाइट का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो ये d/2 है। हमने इसको एक स्पेशल कंसेप्ट से समझाया है, प्रोजेक्शन फ्रॉम एनी हाइट का। तो बेटा प्रोजेक्शन फ्रॉम एनी हाइट, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये मैंने 11th में पढ़ाया, और ये प्रोजेक्शन फ्रॉम एनी हाइट का सेकंड केस है, जिसमें r बराबर ut यूज करते हैं। तो बेटा इधर देखिए, h बराबर हाफ gt स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। g तब लगाते हैं जब ग्रेविटी यूज होती है। यहाँ पर बेटा हम लोग क्या लगाएंगे, हाफ at स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, h की वैल्यू d/2, ये हाफ at स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू आ गई d/a। अब a क्या लाओगे, q इज इक्वल टू ma। बेटा मैकेनिकल फोर्स एक्सीलरेशन की वजह से ma, q e इलेक्ट्रिक फोर्स, तो a इज इक्वल टू q e अपॉन m। तो बेटा यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी d q e अपॉन m अंडर रूट। तो ये वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर देंगे, तो u t इज इक्वल टू डी एम अपॉन क्यू ई अंडर रूट ग्रेटर देन l, ग्रेटर देन l। तो बेटा u, यहाँ से u निकाल दें, l अंडर रूट क्यू ई अपॉन डी एम। तो बेटा u की मिनिमम वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई l क्यू ई अपॉन डी एम, क्यू ई अपॉन डी एम। बेटा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्लियर बेटा। u मिनिमम हमको क्या मिल गया, l क्यू ई अपॉन डी एम। बेटा थोड़ा सा प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और प्रोजेक्टाइल मोशन को एक बार अच्छे से फिर से कवर करना होगा, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का ही यूज हुआ है। चलिए इसी पे हम लोग बेटा एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, दिस, ये क्वेश्चन है, और इसी में बेटा हम लोगों को बोला जाता है फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल। अब बेटा इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए मैं ये रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन बेटा हमारा वही है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा, दो प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव है और दूसरे पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। एक चार्ज पार्टिकल है Q, जिसका मास है बेटा m, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया है। ध्यान से देखिएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैसा होगा, डाउनवर्ड। वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर। बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया है, क्लियर। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड
परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन यानी वाई कैलकुलेट करना है। बेटा ध्यान से देखो, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, सिंस इधर देखेंगे पहले, सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स, बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स पे चर्चा करेंगे तो QE और F इज इक्वल टू, बेटा हमने MA भी पढ़ा है, Q इज इक्वल टू MA, तो एक्सीलरेशन तो कंफर्म है कि QE अपॉन M ही होगा। तो एक्सीलरेशन तो भाई ठीक है, आ गया, QE अपॉन M हो गया। अब इस वेलोसिटी के, बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हमेशा मोशन 2 डायमेंशंस में होती है, एक x एक्सिस पर, एक y एक्सिस पर। x एक्सिस पर मोशन लेंगे तो सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और y एक्सिस पर लेते हैं तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन वहां प्रोजेक्टाइल में लगता था क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड लगती थी, इसलिए g यूज करते थे। यहाँ g की जगह बेटा क्या यूज करेंगे, m यूज करेंगे। अब इधर देखिए बेटा, जो भी वेलोसिटी प्रोजेक्ट की गई है वो पूरी किधर है, u। मैं आपसे पूछूं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट, बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, वेलोसिटी पूरी u पर है यानी हॉरिजॉन्टल है, मतलब x से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे तो बेटा कितना एंगल घुमाएंगे, 90। तो uy इज इक्वल टू u जितना एंगल घुमाया उसके साथ cos, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, 0। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, वर्टिकल वेलोसिटी 0। बेटा इधर देखिए, ऑन टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, बहुत अच्छे से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब अलोंग x, और केवल एक फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, ux, हॉरिजॉन्टल मतलब x, डिस्टेंस कितनी हॉरिजॉन्टल हो गई, l, टाइम हो गया t। तो बेटा u इज इक्वल टू l अपॉन t। तो यहां से बेटा t की वैल्यू आ गई u अपॉन l। t इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, सॉरी, t इज इक्वल टू बेटा हमको मिल गया l अपॉन u। क्लियर, इन फॉर वर्टिकल मोशन। अब बेटा इसी में हम लोगों ने कैसी मोशन ले ली, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, नहीं at स्क्वायर, क्योंकि यहां पर क्या काम कर रहा है, एक्सीलरेशन। g हमारा y है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। और ध्यान से देखिए, जब हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे थे तो स्पीड कैसी थी, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मोशन लेंगे तो स्पीड कैसी होगी, वर्टिकल। और वर्टिकल स्पीड बेटा कितनी है, 0, हाफ, a की वैल्यू QE अपॉन m, और बेटा t की वैल्यू l अपॉन u, ये होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हाफ QE l स्क्वायर अपॉन m u स्क्वायर। इसे बेटा बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आपका NCERT की एडिशनल एक्सरसाइज का है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए बेटा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से देखिएगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इस पे पॉजिटिव चार्ज, बहुत ध्यान से समझिए बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इधर देखिए, क्वेश्चन ये है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q, मास m, ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो पाथ कैसा होगा, पैराबोला। डिफ्लेक्शन कैसा होगा, हाफ QE l स्क्वायर अपॉन mu स्क्वायर। क्लियर, ये बेटा हम लोगों ने y इज इक्वल टू निकाल दिया है, ध्यान से देखिएगा, हाफ QE अपॉन m
u स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। क्लियर? ये हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन था। ये क्वेश्चन सेकंड है। हमने पूछा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका पाथ कैसा होगा, तो बेटा आप लोगों का तुरंत आंसर होगा सर द पाथ ऑफ पार्टिकल इज पैराबोला, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी ना ही जीरो है, ना ही पैरेलल है, ना ही एंटी पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो पाथ पैराबोला होगा। अब टीचर ने तुम्हारे प्राण निकाल लिए, उसने बोला कैसा पैराबोला होगा? सारे पैराबोलास बन रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट। इस क्वेश्चन को और अच्छा करते हैं, इसे पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा रफ कर दीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर बेटा पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मेंशन नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छे से क्लियर हो सके। हाँ, लेकिन ये बता दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इधर देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और वो डाउनवर्ड्स है। क्वेश्चन वही है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो आपसे पूछा गया कि इसमें 4 पैराबोला बने हैं, इन चारों पैराबोलाज में कौन सा पैराबोला होगा? तो बेटा पैराबोला भाई, अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता तो हम चार्ज के साइन को देख के चेक कर सकते थे कि किधर जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं दिया गया है। एक सिंपल सा लॉजिक दे दिया है कि चार्ज पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में है, जो ऊपर से नीचे की तरफ है। एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, उसका पाथ पैराबोला होगा। इन चारों में से पैराबोला होगा कौन सा? अब बहुत कंफ्यूजन, बेटा ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला और ये भी पैराबोला है, लेकिन है कौन सा? यहाँ पर बेटा थोड़ा सा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को प्रॉपरली देखना होगा। इधर देखिए, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर बेटा फोर्स कांस्टेंट है, देन फॉर परपेंडिकुलर वेलोसिटी, यहां पर हमारा परपेंडिकुलर है, हम यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, लेकिन ये केवल परपेंडिकुलर नहीं, किसी भी एंगल के लिए फॉर बस पैरेलल, एंटी पैरेलल और जीरो नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर वेलोसिटी, फॉर परपेंडिकुलर वेलोसिटी पाथ विल बी पैराबोला। क्लियर है? नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन पैराबोला बनेगा कैसा, ये इंपॉर्टेंट है। पाथ विल बी पैराबोला एंड ऑलवेज, बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। वो बेटा पैराबोला ऐसा बनेगा जो हमेशा टुवर्ड्स द एक्सीलरेशन को फॉलो करना चाहेगा। इधर देखिए बेटा, जिधर फोर्स लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, तो फोर्स भी डाउनवर्ड, और यहां पर फोर्स एक्सीलरेशन लगता है QE/m, तो बेटा फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, तो F बराबर होता है ma। m हमारा क्या है? स्केलर, तो जिधर फोर्स उधर ही एक्सीलरेशन, तो फोर्स नीचे। बेटा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, जिसकी वजह से फोर्स डाउनवर्ड, जो फोर्स डाउनवर्ड, तो उसकी वजह से एक्सीलरेशन भी किधर है? नीचे। अरे ग्रेविटी में हम लोग पढ़ते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन में G नीचे लगता था, यहाँ पर A नीचे लग रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ऊपर दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो A ऊपर लगने लगता। अब देखिए जरा, तो बेटा ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इनके पैराबोला उधर बन रहे हैं जिधर एक्सीलरेशन नहीं है। फोर्स कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, पाथ विल बी पैराबोला। और बेटा जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा कि वो हमेशा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को एक्वायर करना चाहेगा। एक्सीलरेशन इधर नीचे, तो ये शिफ्ट हटा दो। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये ऐसे जाके नीचे तो है, लेकिन क्या ऐसे हो सकता है? अरे क्या कभी तुमने देखा कि पार्टिकल ऐसे फेंका गया और ऐसे जाके ऐसे आ जाए? ऐसे असंभव, ये भी कैंसिल हो गया। ये बन सकता है,
हमने उसको ऐसे फेंका, ये वाला जो पाथ दिख रहा है बेटा थर्ड वाला, ये वाला पाथ ऐसे जाके ऐसे नीचे एक्सेलरेशन की तरफ आने लगेगा। बेटा ऐसे प्रोजेक्ट किया है तो ये ऐसे जाएगा, ये नीचे ध्यान से देखो एक्सेलरेशन भी नीचे, तो ये ऐसे जाके किधर आ जाएगा नीचे। लेकिन इसको देखो ये नीचे जाके ऐसे राउंड अप हो रहा है, ऐसे जाके ऐसे, नॉट पॉसिबल। ये दोनों ऊपर है, इम्पॉसिबल। तो बचता कौन सा है? थर्ड पाथ। क्लियर बेटा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए बेटा इसको बहुत अच्छे से देखें और बहुत अच्छे से पढ़ें। तो बेटा आज हम लोगों ने पढ़ा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स में अगर वेलोसिटी पैरेलल, एंटी पैरेलल या रेस्ट है तो पाथ विल ऑलवेज बी लीनियर। और बेटा अगर वेलोसिटी और बेटा एनी अदर केस में परपेंडिकुलर हो, 60 डिग्री हो, एनी अदर केस the path will always be parabola and the parabola always tends